सो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू कौशल आईएएस, वेलकम टू डेली करंट अफेयर सीरीज बियॉन्ड हेडलाइंस। तो जैसा आप सभी लोग को पता होगा कि ओपीएससी ने जो अपना एग्ज़ाम प्रीलिम्स कंडक्ट जो किया था संडे को, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमें रिक्वेस्ट किया है कि सर आप प्लीज़ आंसर की रिलीज़ करिए। तो इस वीडियो के बाद कुछ ही देर में मैं आपको जो ओपीएससी का जो हमारी तरफ से जो आंसर की रेडी है तो वो हम आपको दे देंगे। तो बट क्या होता है बच्चों कि हम जो आंसर की प्रोवाइड करेंगे और जो ओपीएससी का आंसर की जो रहेगा तो प्लस माइनस कुछ ना कुछ रहेगा, ठीक है। तो 2-3 क्वेश्चन या 4-5 क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि हमारा आंसर की ओपीएससी से अलग हो। स्टिल हम लोग बहुत जो हमारा टीम में पूरा लगेंगे कि हम आपको बेस्ट आंसर की प्रोवाइड कर पाए, ठीक है। तो कुछ कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन तो रहेगा ही। तो इस वीडियो के बाद मैं उसका भी लिंक इसमें डाल दूंगा, आप वहाँ पर जाके आंसर की एक्सेस कर सकते हैं हमारा। तो आज जो टॉपिक मैं लेके आया हूँ बच्चों वो है वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, ठीक है। वर्चुअल डिजिटल एसेट्स दूसरे टैब में देख लेते हैं। हाँ, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, क्रिप्टो करेंसी वर्सेस डिजिटल करेंसी, COP16 ऑफ UNCCD, CAG एंड MFN स्टेटस, ठीक है। तो आइए ये सब टॉपिक को हम थोड़ा देखते हैं डिटेल में। और ये जो सब टॉपिक है मैं जो न्यूज़पेपर जो सिलेक्ट करता हूँ, जो चूज़ करता हूँ वो द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, द टाइम्स ऑफ इंडिया, और मैगज़ीन जो अभी मैं कंसिडर कर रहा हूँ वो योजना है। तो ये सब टॉपिक्स मैं वहीं से डिराइव करता हूँ। बहुत ही लिमिटेड कंटेंट में जो आपका ओपीएससी या यूपीएससी का जो सिविल सर्विस जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होगा, इवन मेंस में भी वो आपका ये टॉपिक आने वाला है, ठीक है। तो आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं इसको। तो जो पहला है देखो क्या है, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स। तो ये जो क्वेश्चन एक बार यूपीएससी में पूछ भी रखा है कि वर्चुअल डिजिटल एसेट्स होता क्या है, ठीक है। तो बच्चों ये क्या होता है, जो ये आपका जो एसेट्स है ये कुछ भी इंफॉर्मेशन हो सकता है या फिर आपका कुछ भी टोकन हो सकता है जिसको आप एनक्रिप्ट करके बना के या सेल करते हैं या खरीदते हैं या एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। तो इट इज सम इंफॉर्मेशन। तो जो ये एसेट्स जो है जरूरी नहीं ये आपको टेंजिबल एसेट्स ही दिखेगा, ठीक है। तो वर्चुअल डिजिटल एसेट इज अ काइंड ऑफ इंपॉर्टेंट इनटेंजिबल एसेट्स, ठीक है। इनटेंजिबल एसेट्स जो कि ये जो हो सकता है आपका कोई कहीं का इंफॉर्मेशन हो सकता है, ठीक है, या कोई टोकन हो सकता है या कोई डेटा हो सकता है जो कि एनक्रिप्टेड हो, ठीक है, जो कि आप एनक्रिप्ट कर पाए, ठीक है। उसको एनक्रिप्ट कर देने से क्या होगा, आप उसको डिजिटली ट्रेड कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। तो ये आपका जो होता है जो भी ये डेटा अगर एनक्रिप्टेड फॉर्म में आपको अवेलेबल है तो उसको हम क्या बोलेंगे, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स। तो आइए इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं। अब इनकम टैक्स जो एक्ट है हमारा 1961, उसमें वर्चुअल डिजिटल एसेट को क्या बोला गया है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो वर्चुअल जो डिजिटल एसेट्स है वो कौन से एक्ट में डिफाइन किया गया है, तो ये होगा आपका इनकम टैक्स एक्ट में उसको डिफाइन किया गया है। सो वर्चुअल डिजिटल एसेट्स रेफर्स टू एनी इंफॉर्मेशन, कोड, नंबर और टोकन, ठीक है, जनरेटेड थ्रू व्हाट, क्रिप्टोग्राफिक मीन्स। ये जो क्रिप्टोग्राफिक मीन्स क्या होता है, जैसे मैंने बोला एनक्रिप्टेड। आप अगर व्हाट्सएप यूज करते हैं, ठीक है, तो आप किसी को अपने फ्रेंड्स को या फैमिली को अगर मैसेज करते हैं तो उसमें देखिए नीचे रहेगा कि ऑल मैसेजेस इन व्हाट्सएप दे आर एनक्रिप्टेड, एंड टू एंड एनक्रिप्शन लिखा रहता है ना, देखिएगा आप, एंड टू एंड एनक्रिप्शन। दैट मीन्स आपके अलावा जो पर्सन को भेजा गया, जो इंटेंडेड पर्सन को भेजा गया है, उसके अलावा कोई भी मैसेज नहीं पढ़ पाएगा, क्योंकि जो ये व्हाट्सएप का जो पीछे जो लॉजिक है वो क्या है, वो क्रिप्टोग्राफिक मीन्स से वो मैसेज को कॉम्प्रिहेंड करता है और जो इंटेंडेड पर्सन है वही ओपन कर पाएगा इस मैसेज को। तो दैट इज नोन एज क्रिप्टोग्राफिक मीन्स, ठीक है। तो वर्चुअल डिजिटल एसेट्स पर तो इनटेंजिबल एसेट्स है, ठीक है, फिजिकल एग्जिस्टेंस उसका कुछ होता नहीं है। और सेकंड क्या होगा कि जो भी कुछ भी हो सकता है, इंफॉर्मेशन होगा, कोड होगा, नंबर होगा, जो कि एनक्रिप्टेड फॉर्म में या एनक्रिप्टेड तरीके से भेजा जाता है। इट कैन बी ट्रांसफर्ड, स्टोर्ड एंड ट्रेडेड व्हाट, इलेक्ट्रॉनिकली, वर्चुअली है, फिजिकल तो कुछ नहीं है। आप इसको वो डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं, किसी ट्रेड कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। एंड द डेफिनेशन ऑफ वीडियो ऑल्सो स्पेसिफिकली इंक्लूड्स नॉन फंजिबल टोकन। अगेन दिस इज ए कीवर्ड बच्चों, NFT, नॉन फंजिबल टोकन, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारा जो है जो क्रिप्टो करेंसीज जो होता है ना बच्चों, वो आपका जैसे आपका जो होता है करेंसीज, जो नॉर्मल करेंसीज होता है हमारा, करेंसीज हो गया, क्रिप्टो करेंसी हो गया, वो सब क्या है ना, आइडियली फंजिबल टोकन उसको बोलते हैं। फंजिबल या डेट मीन्स इट इज डिविजिबल। जैसे हमारा करेंसी, अगर आपके पास 500 का नोट है, इट इज डिविजिबल टू द स्मॉलेस्ट यूनिट,
है ना, 500 का 200 का 200 कर दो, 100 कर दो, तो 1 रुपया तक उसको डिवाइड कर पाएंगे हम। बट एनएफटी जो है नॉन फंजिबल टोकन है, दीज आर नॉन डिविजिबल, इसको आप डिवाइड नहीं कर पाएंगे। तो जो भी जो वर्चुअल डिजिटल एसेट्स है ना, वो आपका नॉन फंजिबल टोकन के अंदर आता है, मतलब दे कैन नॉट बी डिवाइडेड। सेकेंड पॉइंट क्या होगा बच्चों, दे आर यूनिक, ऑल वर्चुअल डिजिटल एसेट दे आर यूनिक। फंजिबल टोकन क्या है, जैसे करेंसी है, वो यूनिक नहीं है। 500 तो कितने हजारों नोट है, लाखों नोट है 500 का, ठीक है, दे आर नॉट यूनिक एंड दे आर डिविजिबल। बट नॉन फंजिबल टोकन दे आर नॉन डिविजिबल एंड दे आर व्हाट, दे आर यूनिक, ठीक है। एक्चुअली ये देखो होता क्या है नॉन फंजिबल टोकन में, सपोज एक पेंटिंग है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक बेस्ट एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मोनालिसा का अगर पेंटिंग जो फेमस है ना, मोनालिसा का पेंटिंग, तो अगर उसको हम ट्रेड करना है हमें वर्चुअली, ठीक है, फिजिकली इसको मूव नहीं करना है, वो तो म्यूजियम में, लंदन के म्यूजियम में पड़ा हुआ है, तो बट उसको हम ट्रेड करना है वर्चुअली, तो हम इस पे एक टोकन असाइन कर देंगे, ठीक है, दैट इज एक टोकन दे दी, जो आपका क्यूआर कोड टाइप जो हो सकता है, बार स्कैन हो सकता है, कुछ भी एक टोकन हम असाइन कर दिया। ये टोकन क्या है, यूनिक रहेगा। जैसे आप बार कोड जो क्यूआर कोड जो स्कैन करते हैं ना, फोन पे पेटीएम यूज करते हैं, सारे दुकान में देखेंगे या सारे क्यूआर कोड यूनिक रहता है। सेम जो नॉन फंजिबल टोकन है यूनिक रहेगा, एक पर्टिकुलर एसेट्स के साथ जुड़ा रहेगा और ये टोकन ट्रेडेबल है। आप एसेट्स का मूवमेंट नहीं कर, जो फिजिकल एसेट इसमें क्या है, मदर जो मोनालिसा का पेंटिंग है, तो पेंटिंग का मूवमेंट नहीं हो रहा, बट आप उसको बैठे बैठे यहाँ से ट्रेड कर पा रहे हैं। लंदन के म्यूजियम से इंडिया का चार मीनार में रख सकते हैं आप, ठीक है, क्योंकि ये पॉसिबल हुआ है नॉन फंजिबल टोकन के हिसाब से। और नॉन फंजिबल टोकन, ठीक है, इसको कौन सा जो फोर्स जो ड्राइव करते हैं, कौन सा टेक्नोलॉजी ड्राइव करता है, वो भी इंपॉर्टेंट है। वो क्या है आपका, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो नॉन फंजिबल टोकन को जो ड्राइविंग जो टेक्नोलॉजी है वो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। जैसे अभी ऑलमोस्ट हमारे डेली यूज के हर एक एक्टिविटी में ब्लॉकचेन का आ रखा है। जैसे आप स्विगी से कुछ ऑर्डर कर रहे हैं, जोमेटो से कुछ ऑर्डर करते हैं, उबर बुक करते हैं, ओला बुक करते हैं, सारा चीज अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से रन हो रहा है, ठीक है। तो हमारा एनएफटी भी एक काइंड ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से रन हो रहा है, जिसमें हम जो फिजिकल रियल लाइफ जो फिजिकल एसेट्स है उसको टैग कर देते हैं बाय गिविंग यूनिक टोकन, जो टोकन को लेके वो ट्रेड कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, है ना। तो वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें मैंने क्वेश्चन आपको दे रखा है, जो मैंने जैसा मैंने कहा वैसा मैं ये डिफाइंड है एनएफटी का, ठीक है, आप इसको पढ़िएगा। और एक क्वेश्चन मैंने दे रखा है, आप इसको सॉल्व करिए, यूपीएससी क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में जरूर इसमें कमेंट करिए। फिर आते हैं सेकेंड टॉपिक पे, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्रिप्टो करेंसी वर्सेस डिजिटल करेंसी। तो लोगों को लगता है ना कि क्रिप्टो करेंसी या डिजिटल करेंसी, जैसे डिजिटल करेंसी हमारे अभी रिसेंटली जो आरबीआई निकाला है डिजिटल रूपी, ठीक है, ई रूपी, तो लगता है दोनों को सेम है। बहुत सारे बच्चों को लग रहा है दोनों तो शायद डिजिटल करेंसी होगा, नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है दोनों के बीच में। क्रिप्टो करेंसीज और डिजिटल करेंसीज के बीच में क्या डिफरेंस है वही स्टडी करते हैं। मैंने डायग्राम बना के आपको दिखाया है, पढ़ते एक एक करके क्या होता है। पहले देखो डिजिटल करेंसी का जैसे एग्जांपल है, मैं एग्जांपल दे के आपको समझा दे रहा हूँ। डिजिटल करेंसी का हम एग्जांपल क्या लिख सकते हैं, डिजिटल रूपी, है ना, ई रूपी। और क्रिप्टो करेंसी का ये साइड में मैं लिख देता हूँ, जैसे आ गया फेमस क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन हमारा, ठीक है। तो देखो पहला क्या है, डिजिटल करेंसी इज द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ फिएट मनी दैट कैन बी यूज्ड इन कॉन्टैक्टलेस ट्रांजैक्शन। तो ये क्या है ना, जो हमारे पास पेपर करेंसी है उसको बस डिजिटल फॉर्म में कर दिया गया है, ठीक है, इसमें कोई टेक्नोलॉजी यूज किया नहीं गया है, बस इसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, डिजिटल टोकन। बट क्रिप्टो करेंसी क्या है, ये एक स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ करेंसी दैट इज सिक्योर्ड बाय एनक्रिप्शन। जैसे एनक्रिप्शन जब भी वर्ड आ जाता है बच्चों, क्या होता है, जो पर्सन के लिए इंटेंडेड है वही यूज कर सकता है। क्रिप्टो करेंसी अगर आपको भेजा गया है, आपके नाम पे है, तो वो आप ही यूज करेंगे। बट डिजिटल करेंसी क्या है, कोई भी यूज कर सकता है, जस्ट लाइक ए करेंसी, जस्ट लाइक ए डिजिटल जो रूपी है वही टाइप है, जस्ट ये पेपर से डिजिटल फॉर्मेट में हो गया क्रिप्टो करेंसी। इसमें स्पेशलाइज्ड टेक्नोलॉजी जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज है, जो कि डेटा जो यहाँ पे वैल्यू एनक्रिप्टेड है, आप बिना की का क्रिप्टो करेंसी को यूज नहीं कर पाएंगे, एक पास की रहेगा। सेकेंड रेगुलेशन में आते हैं, डिजिटल करेंसी क्या होता है, रेगुलेटेड बाई सेंट्रल अथॉरिटी जो आरबीआई है। डिजिटल करेंसी को इशू कौन किया, आरबीआई, तो रेगुलेटेड है, आरबीआई को पता रहेगा कि कितना करेंसी प्रिंट हो रहा है, किसके पास क्या करेंसी है, तो आरबीआई ट्रैक कर पाएगा डिजिटल करेंसी को। बट क्रिप्टो करेंसी डिसेंट्रलाइज्ड, वो रेगुलेटेड नहीं है,
आप क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन कोई भी अपने घर में बना सकता है डेटा माइनिंग करके, तो आरबीआई को थोड़ी पता है कि कौन कितना पैसा डेटा माइन करके क्रिप्टो करेंसी बना रहा है। तो हेंस क्रिप्टो करेंसी से बिटकॉइन हुआ, डॉजी कॉइन हुआ, इथेरियम हुआ, ये सब आप घर बैठे बैठे बना सकते हैं यूजिंग डेटा माइनिंग टेक्निक, ठीक है। स्टेबिलिटी, डिजिटल करेंसी स्टेबल है ऑब्वियसली क्योंकि इट इज बैक्ड बाय आरबीआई। आरबीआई जैसे आपका नोट में लिखा रहता है ना, आई प्रॉमिस द बियरर टू पे द सम ऑफ 500 रुपी या 200 रुपी, आरबीआई गवर्नर का सिग्नेचर रहता है। सेम डिजिटल करेंसी दे आर बैक्ड बाय आरबीआई, बट क्रिप्टो करेंसी दे आर वोलेटाइल, कोई गवर्नमेंट का बैक नहीं है, कोई गवर्नमेंट का इसमें सपोर्ट नहीं है, ठीक है। तो हु गेट्स नो अबाउट ट्रांजेक्शन, डिजिटल करेंसी से आप अगर ट्रांजेक्शन करें तो आरबीआई को पता चल जाएगा, पार्टीज को पता चल जाएगा, बट क्रिप्टो करेंसी में आपको जो ट्रांजेक्शन होता है, जिनके बीच में जो ट्रांजेक्शन हो रहा है उन्हीं को पता चलेगा, गवर्नमेंट या सेंट्रल अथॉरिटी को इसमें पता नहीं चलेगा। एनक्रिप्शन एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जैसे मैंने कहा कि क्रिप्टो करेंसी को जो ड्राइव करता है, ड्राइविंग टेक्नोलॉजी क्या है, वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। डिजिटल करेंसी में कुछ ऐसा है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं करते, सिंपल है, जहाँ पर डिजिटल करेंसी में हम पेपर करेंसी को डिजिटल फॉर्मेट में कर दिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है मैंने डाल रखा है, आप इसको सॉल्व करिए, बहुत ईजी क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, COP 16 ऑफ UNCCD, ठीक है। तो जैसे मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में क्या क्या दे रखा था, देखो हम लोग डिस्कस कर रखे थे COP 29। वो जो COP 29 था बच्चों, ठीक है, COP 29 था, वो था UNFCCC का, ये अलग है, ठीक है, क्लाइमेट चेंज पे है। ये जो मैं बात कर रहा हूँ वो COP 16, ये UNCCC, यूनाइटेड नेशन कंजर्वेशन फॉर कंट्रोलिंग डेजर्टिफिकेशन, ठीक है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो है आपका ट्रीटी, ये UNCCD, ये डील करता है हाउ टू प्रिवेंट डेजर्टिफिकेशन, ठीक है, ड्राउट एरिया को कैसे कम करना है। तो जब 1992 में एक समिट हुआ था रियो डे जेनेरियो में, ठीक है, जिसको अर्थ समिट बोलते हैं, वहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस पास हुआ था। एक आपका हो गया UNFCCC, दूसरा आपका हो गया UNCCD, और तीसरा आपका हो गया UNCBD, कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो 1992 में कितना कॉन्फ्रेंस पास हुआ था? 3 कॉन्फ्रेंस हुआ था, डिस्कस हुआ था। वन इज UNFCCC, वन इज UNCCD एंड वन इज UNCBD। UNFCCC ये तुम्हारा आपका ओवरऑल क्लाइमेट चेंज पे डील करता है ना। ये आपका स्पेसिफिक हो गया आपका डेजर्टिफिकेशन पे, और ये हो गया आपका CBD हो गया कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पे। तो 3 टाइप का कन्वेंशन साइन किया गया था अर्थ समिट 1992 में। तो आज जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है COP 16 ऑफ UNCCD, क्योंकि अभी रिसेंटली कल ही कंक्लूड हुआ है ये COP 16 मतलब क्या, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी मीटिंग नंबर 16 कंक्लूड हुआ है, सऊदी अरेबिया में हुआ था। पूछ लेता है कि COP 16 ऑफ UNCCD कहाँ पे हुआ था, तो सऊदी अरेबिया में कंक्लूड हुआ वहाँ पे। और COP 29 ऑफ UNFCCC जो UNFCCC वो अजरबैजान में हुआ था। तो इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये जो अबाउट जो UNCCD क्या है, इट इज ए सोलली लीगल बाइंडिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट, ठीक है। UNFCCC के बारे में तो जानते हैं, UNFCCC it is a solely legally binding international agreement linking environmental development to sustainable land management, ठीक है। It addresses specifically what arid, semi-arid and dry subhumid areas known as dry land, ठीक है। जैसा मैंने कहा, जो ये जो है आपका UN जो CCD है, जो UNCCD है, ये कैसे कॉम्बैट करना है डेजर्टिफिकेशन। तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, कैसे ड्राउट एरिया को फिर से फर्टाइल लैंड में कन्वर्ट करना है, कैसे जो वेस्ट लैंड जो पड़ा हुआ है उसको कैसे फर्टाइल लैंड में कन्वर्ट करना है, ये कन्वेंशन उसी पे ही है, ठीक है। और जैसा कि मैंने लास्ट कन्वेंशन कहा था, कन्वेंशन ऑफ ये जैसे था आपका, ये तो हो गया आपका UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, और लास्ट वाला ये था आपका द कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है। तो 1, 2 एंड 3 ये 3 कन्वेंशन या एग्रीमेंट रियो डे जेनेरियो अर्थ समिट 1992 में साइन किया गया था, जिसका फंक्शन अलग अलग है। जैसे UNFCCC का क्लाइमेट चेंज रिलेटेड है, UNCCD का डेजर्टिफिकेशन रिलेटेड है, एंड कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी आपका होल जो बायोडाइवर्सिटी कैसे कंजर्व करना है, जो बायोडाइवर्सिटी में जो नेचुरल रिसोर्सेस है उसको कैसे कंजर्व करना है, वो ये कन्वेंशन डील करेगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन मैंने दे रखा है, आप इसको सॉल्व करिए, ठीक है। तो आज का जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है बॉडी, देखिए आपको पॉलिटी में तो स्टैटिक ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, तो CAG बॉडी पर तो डिस्कस कर लेते हैं।
इस बार जो ओपीएससी में देखा गया बच्चों ट्रेंड, बहुत ही फैक्चुअल पूछ लिया गया, आर्टिकल से, अमेंडमेंट से, कब कौन से ईयर में हुआ था, कौन से आर्टिकल में था, तो बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन था। तो सीएजी हमेशा कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हमेशा रहता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि हेड होता है इंडिया का अकाउंट्स, ठीक है, जो इंडिया का अकाउंटेंट जो अकाउंट है उस जो मैनेज करते हैं या जो ऑडिट करते हैं उसका हेड होता ही है। तो आइए इसमें देखते हैं क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन डील करता है, कौन मेंबर रहता है, इसका फंक्शन क्या है, ठीक है। तो पहले सबसे पहले आर्टिकल 148 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट डील्स प्रोवाइड्स फॉर एन इंडिपेंडेंट ऑफिस ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 148 आप याद रखेंगे, डील्स विद सीएजी ऑफ इंडिया। तो सीएजी इज द हेड ऑफ इंडियन अकाउंट एंड ऑडिट डिपार्टमेंट, ठीक है, ऑब्वियसली इज द हेड ऑफ ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट। और इसका जो है आपका जो फंक्शन आते हैं कि इसका काम क्या है, ये आपका काम है, ठीक है। तो पहला इसको पार्ट पार्ट करके पहला देखिए, ही ऑडिट्स द अकाउंट रिलेटेड टू ऑल एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड द कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ ऑल ईच स्टेट। जैसे हम लोग 3 फंड होता है, वन इज कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है, एक होता है, दूसरा होता है क्या, कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, एक कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया हो गया, कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट हो गया, और एक होता तुम्हारा आपका क्या, कंटिंजेंसी फंड। तो ये जो 3 इंपॉर्टेंट फंड है, इसका ऑडिट कौन करता है, सीएजी करता है। ये जो पूरा जो ऑडिट करने के बाद सीएजी क्या करता है ना, प्रेसिडेंट को हैंड ओवर करता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो यहां पे ये वर्ड है प्रेसिडेंट। ये 3 जो फंड का कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है, कितना इनकम हो रहा है, सीएजी ऑडिट करेगा 3 फंड का। अपना रिपोर्ट किसको सबमिट करेगा, प्रेसिडेंट को सबमिट करता है। फिर वो प्रेसिडेंट क्या करता है, पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करेगा। तो क्वेश्चन ऐसा कभी ट्रैप कर देता है कि सीएजी सबमिट से रिपोर्ट टू द पार्लियामेंट, नहीं, सीएजी जो रिपोर्ट है, जो ये 3 ऑडिट जो रिपोर्ट है, वो आप प्रेसिडेंट को देगा, प्रेसिडेंट उसको पार्लियामेंट में सबमिट करेगा, ठीक है। तो ऑडिट रिपोर्ट में बहुत तरीके के देखते हैं, पब्लिक अकाउंट भी ऑडिट रिपोर्ट करता है, ऑडिट रिपोर्ट एंड फाइनेंस एक्सपेंडिचर भी, ये सब जो मेन जो इम्पोर्टेंट है वो जो सारा स्टेटमेंट है उसको सीएजी ऑडिट करके प्रेसिडेंट के हाथ में डाल देता है, फिर प्रेसिडेंट उसको पार्लियामेंट में प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूट जो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है, कौन सा आर्टिकल है, इसका फंक्शन है, इसको बहुत आप अच्छे से याद रखिए, और ये क्वेश्चन में जो दे रखा हम इसको सॉल्व करें, ठीक है। तो आते हैं जो लास्ट टॉपिक में, मोस्ट फेवर्ड नेशन। बहुत ही पुराना टॉपिक है, बट फिर से ये न्यूज़ में देखने को मिल रहा है, ठीक है। इसको हम एमएफएन स्टेटस भी कहते हैं। तो क्या है बच्चों, ये एक्चुअली ना जो फ्री ट्रेड है अमंग नेशन, उसमें ये हेल्प करने में ट्राई करता है, ठीक है। जैसे अगर इंडिया और जापान में अगर फ्री ट्रेड है, ठीक है, फ्री ट्रेड अगर उनका ट्रेड अगर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं डालना ट्रेड में, तो क्या करते हैं ये लोग, इंडिया और जापान एक दूसरे को एक स्टेटस अकॉर्ड कर देते हैं। आइदर जापान बोलेगा ठीक है, आई विल गिव वी आर अकॉर्डिंग एमएफएन स्टेटस टू इंडिया, सेम इंडिया भी उसको एमएफएन स्टेटस दे देगा। तो ये स्टेटस मिलने से क्या होता है, जिसका फुल फॉर्म से पता चल जाएगा, मोस्ट फेवर्ड नेशन। तो अगर जापान ने ये स्टेटस दे दिया इंडिया को, बोला कि नहीं, इंडिया का जो हम एग्रीमेंट कर रहे हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, हम एमएफएन स्टेटस में करेंगे, मतलब जितना भी ट्रेड बैरियर है, देखो ट्रेड बैरियर 2 टाइप का होता है बच्चों। ट्रेड बैरियर जो होता है ना, बिटवीन 2 कंट्रीज में, वो 2 टाइप का होता है। वन इज टैरिफ बैरियर बोलते हैं एक को, टैरिफ बैरियर, और दूसरा होता है नॉन टैरिफ बैरियर, ठीक है। तो टैरिफ बैरियर में क्या आता है, जो टैरिफ बैरियर में आएगा आपका कस्टम ड्यूटी, ठीक है, जो हेवी ड्यूटी इंपोज कर देगा, ठीक है, का टैक्स बहुत लगा देगा, ताकि इंपोर्ट, अगर इंडिया, देखो अगर जापान अगर कुछ इंडिया से इंपोर्ट कर रहा है, तो जापान क्या कर सकता है, बहुत हेवी कस्टम ड्यूटी लगा देगा। उससे क्या होगा, इंडिया एक्सपोर्ट कम कर पाएगा, जापान में जो इंपोर्ट इंडिया का बहुत महंगा हो जाएगा। और नॉन टैरिफ बैरियर में क्या होता है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉन टैरिफ बैरियर होता है आपका फाइटोसैनिटरी मेजर्स, वेरी इंपॉर्टेंट, फाइटोसैनिटरी मेजर्स। टैरिफ बैरियर से ज्यादा नॉन टैरिफ बैरियर 2 कंट्री के बीच में हिंडर करता है ट्रेड डेवलपमेंट। फाइटोसैनिटरी मेजर्स क्या बोलता है ना, जैसे आप ड्रग अगर इंपोर्ट कर रहे हैं, तो क्या वो ड्रग प्रॉपर कंडीशन में बना था, प्रॉपर रिसर्च हुआ था, ठीक है, प्रॉपर साइंटिफिक लेबोरेटरी में उसका टेस्टिंग हुआ था, क्या जो सारा हाइजीनिक प्रोसेस फॉलो किया गया था। अगर फूड प्रोडक्ट मंगवा रहे हैं, ठीक है, जैसे अगर इंडिया कुछ एक्सपोर्ट कर रहा है यूएसए में कुछ पैकेज फूड, तो यूएसए वाला थोड़ी इतना इजीली
इंपोर्ट कर लेगा, अलाउ करेगा नहीं, वो देखेगा कि क्या इंडिया ने जो पैकेज फूड बनाते वक्त सारा प्रोटोकॉल फॉलो किया था, सारा हाइजीनिक प्रैक्टिसेस फॉलो किया था, ठीक है, सारा लेबोरेटरी टेस्टिंग का रिपोर्ट क्लियर है। तो ये सब जो अगर नहीं क्लियर है तो ये क्या होता है, इसको बोलते हैं नॉन टैरिफ बैरियर। अदर देन कस्टम ड्यूटी, अदर देन मॉनिटरी बैरियर, जो भी होता है, जो भी बैरियर होता है उसको हम क्या कंसीडर करते हैं, उसको कंसीडर करते हैं नॉन टैरिफ बैरियर, या फिर उसको बोलते हैं हम फाइटोसैनिटरी मेजर्स, ठीक है, फाइटोसैनिटरी मेजर्स। तो याद रखिएगा बच्चों, 2 टाइप ऑफ बैरियर है, उसको बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखिए। एक होता है टैरिफ बैरियर, तो नॉन टैरिफ बैरियर। तो एमएफएन स्टेटस में फिर से आते हैं। तो व्हाट इज एमएफएन स्टेटस? इन इंटरनेशनल इकोनॉमी मोस्ट फेवर्ड नेशन इज ए स्टेटस, ठीक है, or a level of treatment accorded by one state to another in international relation trade. The term means the country which is the recipient of this treatment must nominally receive equal trade advantage as the most favored nation by the country granting such treatment. तो सिंपल लैंग्वेज में क्या है, जो भी कंट्री के साथ अगर एमएफएन स्टेटस दिया जाता है तो कंट्री के बीच में जितना बैरियर्स होता है ना, वो मिनिमम से मिनिमम कर देते हैं, 0 ट्रेड बैरियर रहेगा ताकि इजीली फ्री ट्रेड कर पाए। और एक पॉइंट इसमें आपको याद रखना है, इसका फायदा देखिए क्या क्या है। फायदा ये है, आपको एमएफएन स्टेटस अगर मिलता है इंडिया को बाहर कोई कंट्री से, दिस नेशन गेट एक्सेस टू वाइडर मार्केट, ज़्यादा बड़े मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। दे पे लेसर कॉस्ट ऑन देयर एक्सपेंस। ऑब्वियसली अगर एमएफएन स्टेटस मिल गया तो क्या घट जाएगा, ट्रेड बैरियर घट जाएगा, इजीली ट्रेड हो पाएगा, फ्री ट्रेड में हिंड्रेंस नहीं होगा। ड्यू टू द अबव अपॉर्चुनिटी दे गेट बेटर ऑप्शन इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ इन बिजनेस एंड कॉम्पिटिटिवनेस। तो एमएफएन स्टेटस कंट्री लोग एक दूसरे को देते हैं ताकि उनका बीच में रिलेशन बढ़े, ट्रेड रिलेशन बढ़े, इकोनॉमी बढ़े, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो याद रखोगे, एमएफएन इज ए नॉन डिस्क्रिमिनेटरी ट्रेड पॉलिसी, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या मतलब है, जैसे डब्ल्यूटीओ बोलता है कि वर्ल्ड में कोई भी अगर कंट्री ट्रेड करता है तो एक कंट्री दूसरे कंट्री को फेवर नहीं दे पाएगा। अगर एक कंट्री जो पॉलिसी, सपोज अगर इंडिया जो जापान के साथ पॉलिसी रखा है, इंडिया को सब सारे कंट्रीज के साथ सेम पॉलिसी रखना पड़ेगा। अगर जापान के साथ पूरा फ्री ट्रेड कर लिया है और पाकिस्तान को बोलेगा नहीं बहुत हाई कस्टम ड्यूटी हम रखेंगे तुम्हारे लिए, तो एज पर डब्ल्यूटीओ इट इज वायलेटिव इन नेचर, डब्ल्यूटीओ अलाउ नहीं करता है। डब्ल्यूटीओ बोलता है कि सारा जो टर्म्स, जो सारा जो ट्रेडिंग जो रिलेशन है बिटवीन ईच एंड एवरी मेंबर स्टेट, इट शुड बी सेम। अगर इंडिया जापान को फ्री ड्यूटी में अगर इंपोर्ट करने या एक्सपोर्ट करने दे रहा है तो इंडिया शुड मेंटेन द स्टेटस विद अदर कंट्री एज वेल, ठीक है। तो एमएफएन भी तुम आपका वही है, इट इज अ नॉन डिस्क्रिमिनेटरी ट्रेड, जस्ट ये जो बैरियर होता है उसको डिक्रीज करने के लिए होता है। तो बहुत सारा क्वेश्चन आया था कि डब्ल्यूटीओ पहले एमएफएन स्टेटस को मना कर दिया था कि ये ट्रेड डिस्टॉर्ट करता है वर्ल्ड लेवल में, क्योंकि इसमें जो कंट्री को एक प्रिविलेज मिल जाता है, उसको एडिशनल जो मिल जाता है, सब्स्टिट्यूट मिल जाता है, या कम ड्यूटी में उसको एक्सपोर्ट ज़्यादा चीपर हो जाता है। तो ये सब करने के वजह से डब्ल्यूटीओ ने एमएफएन को बोल दिया था कि भाई ये डिस्क्रिमिनेटरी है, बट स्टिल एमएफएन इट इज अ नॉन डिस्क्रिमिनेटरी ट्रेड। मतलब कुछ नहीं, सिंपल सा है, अगर ये स्टेटस मिलता है तो आपको जो ट्रेड बैरियर है वो हद तक नेग्लिजिबल हो जाएगा, आपको दो कंट्री के बीच में जो ट्रेड रिलेशन है वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट जो फ्रेंडली कंट्री है एमएफएन स्टेटस एक दूसरे को देते हैं, राइवल कंट्रीज लोग देते नहीं एक दूसरे को। ये आप क्वेश्चन करिएगा। तो हमारा जो नया बैच स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, 19 दिसंबर से, जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल, सीसेट, इंटरव्यू, सब कुछ स्टडी मटेरियल एक ही अंडर सेम ग्रुप हम आपको प्रोवाइड करते हैं। तो जल्दी से दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप मैसेज करिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, और हाँ, ये कंप्लीट जो पीडीएफ है, ठीक है, जो कंप्लीट जो लिस्ट ऑफ पीडीएफ है वो उसका मैं लिंक दे दूंगा आपको, जो हमारा ओपन टेलीग्राम चैनल है, वो लिंक से आप ये डाउनलोड कर सकते हैं पूरा कंप्लीट पीडीएफ, ठीक है। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम। और ओपीएससी का जो अभी मैं तुरंत आंसर की निकालने वाला हूँ उसको भी आप देख सकते हैं। थैंक यू।